आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार। जय सरदार। मित्रों, आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि एडमिशन केस, आईआईटी एंड अदर्स। एडमिशन केस में ओबीसी को यह आरक्षण कैसे मिला और कब मिला, किसी को नहीं पता। और लोग उसका बेनिफिट लेते जा रहे हैं, बेनिफिट लेकर के जा रहे हैं और लोग उनको गुमराह भी कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आपको पता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल के 7 अगस्त 90 को पार्लियामेंट में लागू किया था, जिसके खिलाफ इंदिरा साहनी एंड अदर्स ने स्टे लिया था। इसमें हम लोग पार्टी बने और हम लोगों ने दिसंबर 1992 में केस जीता। 16 दिसंबर 92 को केस जीता। केस जीतने के बाद ये धरना प्रदर्शन लागू रहा। अंततः सरकार को मजबूर किया और ये आरक्षण लागू हुआ। ये आरक्षण मिलने का सिलसिला जारी रहा। जिस प्रकार हम लोगों ने और भी आगे लड़ाइयाँ लड़ी, वो बताएंगे अगले वीडियो में क्या क्या लड़ाइयाँ कैसे कैसे लड़ी। लेकिन आज चूंकि चर्चा एडमिशन के बारे में है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, तो हम लोगों ने महसूस किया कि आखिर में हम लोगों के बच्चों के एडमिशन साइंस वगैरह में, इंजीनियरिंग में क्यों नहीं होते। तो कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री बने। कभी 1960, 61, 62 में अर्जुन सिंह जी, एनडी तिवारी एंड अदर्स डॉक्टर लोहिया के चेले हुआ करते थे। तो उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उस समय अलिंद पार्टी के एडवाइज़र डॉक्टर पदम सिंह वर्मा जी, जो जिनकी आरक्षण में सबसे अग्रणी भूमिका है, अगर देश में कोई खड़ा है लड़ने के मामले में तो डॉक्टर पदम सिंह वर्मा से बढ़कर कोई नहीं है। और डॉक्टर पदम सिंह वर्मा जो है के जानकार थे पीएस कृष्णन। ये आईएएस थे, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे मंडल केस के टाइम पर। केरल के थे, ब्राह्मण थे और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में थे। रिटायर्ड हो गए 2005, 2004 में रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद में डॉक्टर पदम सिंह वर्मा से मिले, कहा, नमस्कार किया, पूछा तो बताया कि हम रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे। बोले अब तो कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा आपको हम सेक्रेटरी बनवाते हैं। तो वो चौंक पड़े, तो हमको सेक्रेटरी कैसे बनाया जाना है। तो हमारे डॉक्टर पदम सिंह वर्मा जी अर्जुन सिंह के निवास पर पहुँचे, इनके निवास पर, इनके दफ्तर में पहुँचे। दफ्तर में पहुँचने के बाद में दफ्तर वालों से कहा, मैं डॉक्टर पदम सिंह वर्मा हूँ, मुझे अर्जुन सिंह जी से मिलना है। क्योंकि ये सोशलिस्ट के मामले में डॉक्टर पदम सिंह वर्मा जी 1955-56 से डॉक्टर लोहिया के संपर्क में थे, पहले से थे, तो सीनियर थे। तो अर्जुन सिंह जी ने तुरंत बुलाया, पूछा चाय पानी। उसके बाद में हम तो चाय पीते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दूध मंगाइए, मिठाई मंगाइए। तो दूध मिठाई मंगवा दी। कहा बताइए क्या कर सकता हूँ। बोले हैं हम आपको एक आदमी दे रहे हैं, उसको आप सेक्रेटरी बनाओ, और बहुत काबिल व्यक्ति है, सोशल आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड है और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी भी रहा है। तो अर्जुन सिंह जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनको डिटेल दे दिया। उनका नाम था पीएस कृष्णन। पीएस कृष्णन को अर्जुन सिंह जी ने
संवैधानिक तौर पर स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया अपनी मिनिस्ट्री में। उसके बाद में हम लोगों ने बात रखी और एडमिशन वाली बात रखी, तो 93 अमेंडमेंट हुआ। PS कृष्णन ने उसको गाइड किया, 93 अमेंडमेंट हुआ। हमने कहा कि एडमिशन IIT जो साइंस में क्यों नहीं होते हैं हमारे लोगों के बच्चों के, तो उन्होंने तमाम तरह के बहाने में लगाए। हमने कहा ऐसा नहीं है, ये बात वो बात, हमने कहा ऐसा नहीं है। अंततः मित्रों, ये जब उन्होंने पारित हो गया 93 अमेंडमेंट, तो उसके खिलाफ लोगों ने फिर से स्टे लिया। जब स्टे लिया, शिवखड़ा एंड अदर्स ने स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट में, और इंदिरा साहनी को खड़ा कर दिया और तमाम लोगों, बड़े बड़े आरक्षण विरोधियों को खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और हमको पता चला कि भाई ये लोग फिर से आ गए मैदान में, तो हम फिर से पार्टी बने। और पार्टी बनने के बाद 3 जजों की बेंच में हमने इनको हराया, जिसमें जो 93 अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में जो है व्यवस्था थी कि जहाँ पर SC ST है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, वहाँ अदर बैकवर्ड भी होना चाहिए। तो अदर बैकवर्ड को 27% होना चाहिए। जब SC ST को व्यवस्था है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों को व्यवस्था है, तो पिछड़े वर्ग को भी होना चाहिए। तो यहाँ भी 27% होना चाहिए। जो व्यवस्था SC ST को लागू है, यानी कि फीस माफ है, वजीफा है, नौकरियाँ हैं, वही व्यवस्था पिछड़े वर्ग को होना चाहिए। तो इस बात को हमने उठाया कि भाई IITs एंड अदर्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, चाहे मेडिकल हो, अन्य जगह हैं, अन्य इस सभी इंस्टीट्यूशन में पिछड़े वर्गों के लिए जहाँ पर अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, वहाँ साथ में पिछड़े वर्ग की भी होना चाहिए। और अंत में 10 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और हमने केस जीता। जीतने के बाद जो है आरक्षण जो है लागू हुआ, मेडिकल में लागू हुआ ग्रेजुएट लेवल पर 9%। सरकार ने कहा कि भाई हम इतने जल्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवर्णों ने विरोध किया कि भाई इसमें से 27% चला जाएगा तो कैसे होगा। तो सरकार ने उसका उपचार निकाला, रेमेडी निकाली कि 27% अलग से बढ़ा देते हैं, यानी 100 सीटें हैं तो 127 सीटें कर देते हैं, यानी 27 OBC का। तो बोले इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, 9 पर कराएंगे, 9% पहली साल, 9% अगली साल, 9% अगली साल। इस तरह करके 2010 में 9% एडमिशन लागू हुआ मेडिकल और इंजीनियरिंग में। इसके बाद में 2011 में 9% लागू हुआ, 2012 में हुआ। इस तरह करके पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को ये एडमिशन में भागीदारी, हिस्सेदारी मिली। और लेकिन आज जो इतनी भी जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनको कुछ पता ही नहीं। उनके पेरेंट्स की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उनको भी नहीं पता। उनको तो सिर्फ अपने, वो सोचते हैं कि हम अपने कैलिबर से आ गए। ये कैलिबर से नहीं, अगर कैलिबर से आए होते तो उसके पहले क्यों नहीं आए? जो सीटें बढ़ाएंगे उन्हीं में तो सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उनके समझ के बाहर है। वो सिर्फ सोचते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही काबिल हैं, और उन्होंने अपनी क्षमता से वो एग्जाम को क्वालिफाई किया है। लेकिन ये नहीं पता कि 27% सीटें मिलने पर उनको मिला है। 27% दिलाया किसने? 27% हुआ कैसे, किन किन परिस्थितियों में हुई है, कौन लड़ा है 27% के लिए? उनकी फीस माफ, वजीफा, नौकरियों के लिए कौन लड़ा है? तो उनको ये सोशल नॉलेज के मामले में आज की जनरेशन जीरो है। इनके पेरेंट्स भी जीरो हैं। कोई कुछ जानता नहीं है, कोई कुछ मानता नहीं है। इसी कारण पिछड़ों की ये दुर्दशा है। हम कोई उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमसे जो हो सकता है वो हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो हमारी क्षमता है। लेकिन कम से कम आप गुमराह ना हो, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कह देता मैंने लागू कर दिया, तो लोग सोचते इसी ने हमको दिला दिया, जबकि आदेश होता कोर्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है। और एक नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री का जाता है
कि भाई इसको चीज़ लागू हुई है, आप भी लागू करिए, स्टेट में लागू करिए। लेकिन क्रेडिट कौन लेता है? जिसकी गवर्नमेंट होती है वो ले लेता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। जो भी गुमराह करते हैं, कहते हैं कि हमने अगर दिया है तो आप कहिए, आप मुझे प्रमाण दिखाइए, किस कैपेसिटी से आपने दिया है। क्या आपने पार्लियामेंट में प्रश्न किया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण होना चाहिए अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए? वही दिखा दो। फीस माफ वजीफा नौकरियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थे 3 जजों में, तो उस जजों की पार्टी में आप क्या पार्टी थे? तो दिखाइए कौन से कोई नंबर था, कौन सा वकील था आपका, क्या जजमेंट है, दिखाइए। और क्या आप संसद भवन पर धरना प्रदर्शन किए हो? कितने दिन तक अनिश्चितकालीन धरना दिए हो? केस जीतने के बाद भी हमने 3 साल तक संसद भवन पर अनिश्चितकालीन जंतर मंतर पर धरना जारी रखा कि जब तक पिछड़ों को ये हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल जाती 9% जो दिया है, तब तक हम धरना लागू रखेंगे। तब ये बड़े मुश्किल से ये आरक्षण लागू हुआ है। लेकिन हमारे जो गार्जियंस हैं पिछड़े वर्ग के, उनको ये नहीं पता कि भाई ये इसकी लड़ाई किसने लड़ी, कहाँ से लड़ी, क्यों लड़ी, और हमको ये राहत कैसे मिली, संविधान में आरक्षण क्यों मिल रहा है, किसने व्यवस्था की, संविधान कैसे बना, और ये आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, हम इस कैटेगरी में क्यों आए। उनको कुछ पता ही नहीं जानकारी। और जब ना जानकारी हो पाई है आज़ादी के लगभग 75 सालों में, उनके दादा पिताजी तो अनपढ़ थे ही, और ये जो पीढ़ी जो थोड़ी बहुत पढ़ लिख गई है उसको भी इतनी समझ नहीं है, सामाजिक ज्ञान के मामले में जीरो हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे पास कोर्ट के जजमेंट हैं, आप हमसे डिमांड करिए, हम कोर्ट जजमेंट देते हैं, पढ़िए, सुनिए, समझिए और सामाजिक ज्ञान की बातों को समझिए। क्योंकि राष्ट्र निर्माण ऐसे नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका आप लोगों की आगे आने वाली है, और कैसे निर्वाह करना है ये जिम्मेदारी आपको समझना है एक अच्छे नागरिक होने के नाते। इसीलिए हम बता रहे हैं कि भाई आपको ये जो बेनिफिट मिल रहा है 27% एडमिशन का, चाहे मेडिकल में सब लोग कितने आज, जो आप अंदाज लगाएं कि आज़ादी से लगा करके 2010 तक, 1947 से 1910 तक, अब आप अंदाज लगाइए एक भी आरक्षण लागू नहीं था तो आपको कोटा कौन खा रहा था? तो उसकी लड़ाई आप कितने लोगों से, आपसे वोट ले लिया लोगों ने, विधायक बने, संसद बने, मंत्री बने, उन्होंने संसद विधानसभा में बात क्यों नहीं उठाई, मांग क्यों नहीं की, क्यों नहीं दिलवा दिया, क्यों नहीं कोर्ट में गए? तो ऐसे फरेबी और समाज के दलालों ठगो नेताओं से आप सावधान रहें और उनसे प्रश्न करिए, उनसे पूछिए, उनसे प्रमाण मांगिए कि भाई अगर आप कोर्ट में थे या उठाया है तो मुझे प्रमाण दिखाइए, आपकी भागीदारी क्या है, उसकी रिस्पॉन्स क्या, जवाब क्या मिला है, मुझे पूरा प्रमाण चाहिए। बातें से नहीं सुन मानूंगा मैं। और जब तक आप प्रामाणिकता नहीं मांगोगे, प्रमाण नहीं मांगोगे उनसे, तब तक हमारे जो समाजों के नेता हैं ये बड़ी बड़ी पार्टियों में दलाली करते रहेंगे, समाज को ठगते रहेंगे, समाज को गुमराह करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, और किसी प्रकार बिरादरी के नाम पर वोट ले करके आपको गुमराह करते रहेंगे। ऐसे ठगों बेईमानों को आपको उनसे बराबर प्रश्न करके पूछना है। आप उनके बहकावे में ना आए, आप हिम्मत और विश्वास के साथ में आप खड़े होइए, जिस तरह हम कोर्ट में खड़े होते हैं, केस करते हैं। पर हमें कौन क्या देता है? अगर किसी ने कुछ दिया हो तो बताएं। लेकिन हमें समाज का दर्द है, क्योंकि समाज ने हमको माँ दी है और हम समाज के कर्जदार हैं, इसलिए समाज के लिए कर रहे हैं। हम और हमारे सभी साथी जो भी हैं, हम लोग लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग अपना पेट काटते हैं और किसी प्रकार पैसा बचाने के बाद में वो आपके लिए लगाते हैं। आपको इतना तो होश होना चाहिए कि आखिर में कौन है, क्या है और कैसे हमारी ये संवैधानिक हकों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और जब तक आप सच्चाई नहीं जानेंगे, आप गुमराह रहेंगे और आपके हकों की लूट होती रहेगी। लोग लूटते रहेंगे, लोग आपके आंसू बहते रहेंगे, आपको कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। खैर,
हमारा जो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, आगे भेजें। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय सरदार।